जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज फिर आ गए हैं हम जीके जीएस की सीरीज लेकर, ठीक है। और आपको बता दें, रोजाना रात्रि 8 बजे सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, सरकारी नौकरी की परीक्षा में जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, उसकी तैयारी के लिए रोजाना सनराइज क्लासेस में रोजाना 8 बजे 30 प्रश्नों की सीरीज आती है। और ये 30 प्रश्नों की सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टैटिक जीके है जो कभी बदलता नहीं है और आपके एग्जाम में एकदम सटीक आने वाला जीके है, ठीक है। तो जो भी छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि रात्रि 8 बजे का समय जरूर निकाला करें, क्योंकि 30 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, एक मॉक टेस्ट, एक मॉडल टेस्ट आपको देखने को मिलता है सनराइज क्लासेस के माध्यम से। और इसी के साथ साथ और एक्स्ट्रा जीके जीएस भी देखने को मिलता है। तो पेन और कॉपी लेके साथ लेके बैठिए और अपनी कॉपी में 1 से लेके 30 तक प्रश्न लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिख लीजिए। और जो भी उत्तर हो आपका, ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी हो, उसको लगाइए और अंत में देखिए कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और ध्यान दीजिएगा, जो भी छात्र हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, रेलवे, इन सब के जीके जीएस के लिए ये क्वेश्चन बड़ा है, ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल है। तो प्रश्न को देखिए और लगाइए अपना उत्तर, ठीक है। देखिए अब हमारा पहला प्रश्न क्या है, जरा देखिए। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? सिंधुराज, मिहिर भोज, भूंज या भोज परमार, ठीक है। तो चलिए, ये प्रश्न आपको मिला है, उत्तर लगाइए। और ध्यान देना, ये मेरा वादा है, मेरे अनुभव के हिसाब से जीके जीएस में आपके एक भी नंबर मैं कटने नहीं दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको सटीक जीके मिलेगा यहां पे, ठीक है। तो चलिए छात्रों, यहां पर लगाने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? सिंधुराज, मिहिर भोज, भूंज या भोज परमार, ठीक है। तो चलिए यहां पे उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, जो भी छात्र मिहिर भोज लगा रहा है भैया, आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। जो भी छात्र यहां पे मिहिर भोज लगा रहा है, उनका उत्तर गलत है। सही उत्तर क्या है? भोज परमार। सही उत्तर क्या है भैया? भोज परमार। ध्यान दीजिएगा, ये जो भोज परमार है, यह ध्यान दीजिएगा, यह गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं और इन्हीं को उपाधि दी गई थी कवि राज की। इन्हीं को उपाधि दी गई थी कवि राज की। और कवि राज की उपाधि, ध्यान देना, गुप्त वंश, ध्यान देना, गुप्त वंश के, ठीक है, समुद्रगुप्त को भी दी गई थी, ठीक है। समुद्रगुप्त ये संगीत प्रेमी थे और इन्होंने अपने आप को वीणा बजाते हुए सिक्कों में दर्शाया है। तो कवि राज की उपाधि भूलना नहीं है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के भोज परमार जो राजा थे, उनको दी गई थी। और ऑप्शन में अगर समुद्रगुप्त मिल जाए तो समुद्रगुप्त को भी आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि कवि राज की उपाधि समुद्रगुप्त को भी दी गई थी। और समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था क्या भैया? भारत का नेपोलियन। क्या भैया? भारत का नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न हुआ, आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ? चंदावर का जो युद्ध है वह 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? आपके ऑप्शन है जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी, या भीम प्रथम द्वितीय या मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या मोहम्मद गौरी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए छात्रों, फटाक से उत्तर लगाइए। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसका युद्ध किसके साथ हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल में जो और बीते काल में जो भी युद्ध हुए हैं एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कौन कौन नेतृत्व किया है ये भी पूछता है। तो चलिए अपना उत्तर लगाइए और देखते हैं कि आपका उत्तर क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी छात्र लगा रहा है चंदावर, जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी, उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान देना, चंदावर का जो युद्ध है जो 1194 ईस्वी में हुआ था, वह जयचंद्र और मोहम्मद गौरी इन दोनों के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? निम्नलिखित शहरों में से कहां पर लिंगराज का मंदिर अवस्थित है? श्रवणबेलगोला, बीजापुर या भुवनेश्वर या कलकत्ता, ठीक है। तो चलिए छात्रों, तैयारी अगर कर रहे हो ना,
तो ध्यान दीजिएगा, तैयारी बड़ी तसल्ली से कीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी तप मांगती है, तपस्या मांगती है। और अगर आप तपस्या कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो सरकारी नौकरी आपकी होगी। आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए और एक बहुत बड़ा सब्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बार में बहुत कम चांसेस होते हैं जो पेपर निकलता है। ठीक है, चलिए उत्तर लगाइए, क्या प्रश्न है इसका, उत्तर लगाइए जरा, क्या प्रश्न है इसका। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के किस शहर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो जो भी छात्र भुवनेश्वर लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान देना, लिंगराज का मंदिर कहाँ पे भैया, लिंगराज का मंदिर कहाँ पे है, ओडिशा में है। ठीक है, लिंगराज का मंदिर कहाँ पे है, ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, और आपको बता दें, इसी के साथ साथ आपको यह भी जानना है कि जब भी हम ओडिशा की बात करते हैं तो ठीक है, कोणार्क मंदिर, ध्यान देना, कोणार्क मंदिर भी कहाँ पे है, कोणार्क मंदिर भी कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, इसी कोणार्क मंदिर को क्या बोलते हैं, सूर्य मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सूर्य मंदिर। ठीक है, ये भी कहाँ पे है, ओडिशा में। जब भी बात होती है ओडिशा की तो ध्यान देना, ओडिशा की जगन्नाथ, ओडिशा की जगन्नाथ यात्रा बहुत ज़्यादा फेमस है। ओडिशा की जगन्नाथ यात्रा बहुत फेमस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी बात ओडिशा की होती है तो ओडिशा में ही चिलिका झील है। ध्यान देना, ओडिशा में ही क्या है, चिलिका झील है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ध्यान देना, जो भारत की सबसे बड़ी झील है चिलिका झील, और यह खारे पानी की झील है। क्या भैया, यह जो है खारे पानी की झील है। ठीक है, ये एशिया की भी सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी झील तो है ही, ये लगून झील है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये क्या है, लगून झील है। और हमें चिलिका झील को क्यों पढ़ना है, क्योंकि भारत की, ध्यान देना, ये जो है भारत की पहली रामसर स्थल थी, भारत की पहली रामसर स्थल। ठीक है, रामसर स्थल। ठीक है, पता है ना, पूरे भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी है, 82। पूरे भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी है, 82। और हमारे भारत में चिलिका झील को पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, और जब भी बात होगी उड़ीसा की तो ध्यान देना, उड़ीसा में ही विश्व का सबसे बड़ा बांध बना है। उड़ीसा में ही विश्व का सबसे बड़ा बांध बना है, जिसको क्या बोलते हैं भैया, हीराकुड बांध। ठीक है, हीराकुड बांध बोलते हैं। और यह किस नदी में बना हुआ है, तो आपको बता दें, ये नदी में बना है, कौन सी नदी में, महानदी में। ये कौन सी नदी में बना है भैया, महानदी में बना है। ठीक है, और आपको बता दें, यहीं पर क्या है, भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये हमें भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको बता दें, इसी भीतरकर्णिका में एक कछुए की प्रजाति है जिसका नाम है ऑलिव रिडले कछुआ। क्या भैया, ऑलिव रिडले कछुआ। तो ऑलिव रिडले कछुए को संरक्षण दिया जाता है, ऑलिव रिडले कछुआ को क्या दिया जाता है भाई, संरक्षण दिया जाता है भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, श्रवण बेलगोला की जब भी बात होगी तो ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्राण गए थे यहाँ पे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो श्रवण बेलगोला में हो गई थी, कर्नाटक में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को ज्वाइन किया था, जैन धर्म को ज्वाइन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस पर स्वामित्व के लिए पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, ध्यान देना, 700 से 800 ईस्वी के मध्य, 700 से 800 ईस्वी के मध्य में 3 वंश के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। तो वो किसके लिए हुआ था, दिल्ली के लिए हुआ था, कन्नौज के लिए हुआ था, पाटलिपुत्र के लिए हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जरा बताइए, हमारे भारत में 700 से 800 ईस्वी के मध्य में एक त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, और ये त्रिपक्षीय युद्ध किसके मध्य में हुआ था, ये आप हमें यहां पर बताएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे यूपी में एक जगह है क्या भैया, कन्नौज। ठीक है, यूपी में एक जगह है क्या भैया, कन्नौज। और कन्नौज की सबसे खास बात पता है क्या है, कि ये गंगा और यमुना के द्वीप में है। एक तरफ क्या है यहाँ पे भैया, यमुना है, और एक तरफ यहाँ पे क्या है, गंगा है। ठीक है, तो ये जो कन्नौज है वो द्वीप क्षेत्र है, बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, और खनिज पदार्थ भी यहाँ बहुत सारे पाए जाते हैं। उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। और त्रिपक्षीय युद्ध जरा कैसे हुआ बता दें, आपको बता दें, जो गुजरात है, ध्यान दीजिएगा, गुजरात से गुर्जर प्रतिहार,
गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुजरात से गुर्जर प्रतिहार ने चढ़ाई किया। और महाराष्ट्र और कर्नाटका से कौन भैया, राष्ट्रकूट ने चढ़ाई किया यहाँ पे। और बिहार और बंगाल से पाल वंश के शासक ने, ध्यान देना, पाल वंश के शासक ने चढ़ाई किया। और इन तीनों का त्रिपक्षीय युद्ध कहाँ पे हुआ, कन्नौज में। और इसका जो समय माना जाता है वो क्या है, 700 से 800 ईस्वी के मध्य, 700 से 800 ईस्वी के मध्य। तो आपको बता दें उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, कन्नौज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, देवपाल को, गोपाल को, धर्मपाल को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए उत्तर लगाइए। देखिए, एक गुप्त वंश है और एक पाल वंश है। गुप्त वंश और पाल वंश से आपके एग्जाम में बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। गुप्त वंश तो ध्यान देना, एग्जाम में एक क्वेश्चन वहां पर बैठा ही होगा। तो अगर आप गुप्त वंश पढ़ें तो उनका बहुत अच्छे से आप उसका नोट्स बनाएं, क्योंकि गुप्त वंश का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए उत्तर लगाइए। पाल वंश का संस्थापक कौन है, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो पाल वंश का संस्थापक है वो कौन है भैया, गोपाल है। ठीक है, पाल वंश संस्थापक क्या है, गोपाल है। ठीक है, गोपाल जो राजा थे उन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। और अगर आपसे पूछ ले कि पाल वंश का जो क्षेत्र है वह कौन सा है, तो भैया वो है क्या, बिहार और क्या, बंगाल। ठीक है, पाल वंश का जो क्षेत्र है वो क्या है, बिहार और बंगाल। अच्छा, यहां पर एक राजा का नाम और है धर्मपाल। तो धर्मपाल का हमें क्यों याद रखना है, धर्मपाल को हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने ही ध्यान देना कहां पे, बिहार में। इन्होंने ही जो है बिहार में किसकी स्थापना करवाई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या भैया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना करवाई थी किसने, धर्मपाल ने। तो ये नाम याद रखना है। ठीक है, ये नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, इंद्र तृतीय, दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय, और गोविंद तृतीय या कृष्ण प्रथम। ठीक है, तो चलिए लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक से एक सटीक क्वेश्चन है, पिछले भी कई एग्जामों में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जरा देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे, कौन है संस्थापक, तो जो भी छात्र दंती दुर्ग या दंती वर्मन लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, और राष्ट्रकूट भी वो वंश था जिसने कन्नौज पर चढ़ाई की थी, कन्नौज पर लड़ाई किया था, त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। और जब भी राष्ट्रकूट वंश की बात आएगी तो इनका जो क्षेत्र था वो क्या था भैया, महाराष्ट्र और क्या था भैया, कर्नाटक। ठीक है, महाराष्ट्र और क्या, कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है और हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपको लिखवाते जा रहे हैं उनको लिखते जाना है क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, किस प्रतिहार शासक ने अपने आप में आदि वराह की उपाधि धारण की, नागभट्ट सेकंड ने और मिहिर भोज ने या नागभट्ट प्रथम ने या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे प्रतिहार शासक बता रहा है। ठीक है, यानी जिस राजा की हम बात कर रहे हैं वह गुर्जर प्रतिहार वंश से ताल्लुकात रखता है। ठीक है, तो किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की है, तो वो क्या नागभट्ट है, क्या वो मिहिर भोज है, क्या ये नागभट्ट है या प्रथम है या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी छात्र लगा रहा है मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ध्यान देना, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। इसको पॉइंट बना के लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। कर्पूर मंजरी, ध्यान दीजिएगा, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था। ठीक है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था, क्या महेंद्रपाल प्रथम ने, नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट फर्स्ट ने या मिहिर भोज ने। ठीक है, तो चलिए यहां पर भी अपना उत्तर लगाइए। देखिए, राष्ट्रकूट वंश से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, प्रतिहार वंश से भी प्रश्न आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। कर्पूर मंजरी जो नाटक है रचयिता, तो पहली बात
यहाँ पे हमें एक बात पता चली कि कर्पूर मंजरी जो नाटक था इसके रचयिता कौन है भाई, राजशेखर, और को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था, तो जो भी छात्र इसका मिहिर भोज लगा रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान देना। मिहिर भोज वो व्यक्ति थे जिन्होंने कर्पूर मंजरी नाटक में राजशेखर को संरक्षण दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा क्या प्रश्न है। गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा, ठीक है। गोवा, दमन, दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था, इसका मतलब यह है कि गोवा, दमन और दीव में आपको बता दें किसने अपना प्रभाव जमाया था, तो क्या वो अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं या डच हैं, ठीक है। चलिए अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, 30 क्वेश्चन की सीरीज है। और छात्रों चैनल को लाइक भी करते जाओ, वीडियो को लाइक भी करते जाओ, सब्सक्राइब भी करते जाओ और दूसरों को भी बताओ, ठीक है। और बहुत जल्द हम अपने यूट्यूब चैनल पे आर्मी अग्निवीरों के लिए एक संपूर्ण बैच की स्थापना करेंगे, जिसमें जितने भी आर्मी के बच्चे हैं वो तैयारी कर सकते हैं और पेपर निकाल सकते हैं, गारंटीड पेपर निकालेंगे हमारे बच्चे, ठीक है। तो आपको बताते हैं यदि आपका उत्तर पुर्तगाली है तो बिल्कुल सही है, ध्यान देना। हमारे भारत के गोवा है, दमन है, दीव है, यहाँ पर राज करने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे, ठीक है। और जब भी बात होती है पुर्तगाली की तो ध्यान देना, पुर्तगाली भारत में कब आए थे, 1498 में आए थे। पुर्तगाली भारत में कब आए थे, 1498 में। तो कौन आया था इस समय भारत में, आया था क्या भैया, वास्को डी गामा, ठीक है, ध्यान देना, वास्को डी गामा आया था। और ये कहाँ पे आया था, ये आया था, ध्यान देना, केरल के तट पे। ये कहाँ पे आया था भैया, केरल के तट में आया था। और कहाँ पे आया था भैया, कालीकट में आया था, ठीक है, ध्यान देना, कालीकट में आया था। और इसको केरल के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, ठीक है, ध्यान देना। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने किया था। और वास्को डी गामा हमारे भारत क्यों आया था, तो ये आया था भैया व्यापार करने, ठीक है। और जब इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपनी पहली कंपनी, ध्यान देना, पहली कंपनी कहाँ स्थापित की इन्होंने, या कारखाना बोल सकते हो, पहली कंपनी इन्होंने अपना कालीकट, ध्यान देना, कालीकट में इन्होंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी। और जो ये वास्को डी गामा है ना, ये वास्को डी गामा जब हमारे भारत में आया तो इसको गोवा इतना अच्छा लगा कि इसने गोवा को भी अपना उपनिवेश बनाया और दमन और दीव को भी अपना उपनिवेश बनाया। और वास्को डी गामा की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, गोवा में हुई थी, ठीक है। वास्को डी गामा की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, गोवा में हुई थी। और वही गोवा में ही इसको दफनाया गया था। लेकिन कई साल बाद जब पुर्तगालियों के लोगों को लगा, जब इसके परिवार वालों को लगा कि यार हमारे जो है दादा परदादा भारत की जमीन में गड़े हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो वहां से आए, कब्र खोदी और पूरी कब्र को ले गए कहां पर, पुर्तगाल में, और पुर्तगाल में जाके उसको गाड़ा फिर, ठीक है। चलिए तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की थी, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की थी, तो क्या कालीकट है, क्या पुलिकट है, क्या कन्नानूर है, क्या या कोचीन है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहीं पर आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है, ध्यान देना, यहीं पर आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है कि भैया अभी मैंने पहले बताया कहाँ पे स्थापित की थी, कालीकट में, ठीक है। पुर्तगालियों ने सबसे पहली कंपनी कहाँ पे स्थापित की थी, कालीकट में, ठीक है। और ध्यान देना, बीजापुर के बीजापुर का जो शासक था, ठीक है, बीजापुर का शासक, ठीक है, इससे युद्ध करके, इससे क्या करके भैया, युद्ध करके, बीजापुर का जो शासक था ना, इससे युद्ध करके गोवा छीना था पुर्तगालियों ने, ठीक है, क्या भैया, गोवा छीना था पुर्तगालियों ने, ठीक है। वहीं पर हम अंग्रेज की बात करें, ठीक है, अंग्रेज यानी ब्रिटिश, अंग्रेज की बात करें यानी क्या, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने अपनी पहली कंपनी, ध्यान देना, पहली कंपनी, पहला कारखाना, ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे लगाया भाई, सूरत में लगाया। कहाँ पे लगाया, सूरत में लगाया। कब लगाया, 613 में लगाया, ठीक है, 613 में कब लगाया, सूरत में लगाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। डचों ने देखिए हमारे भारत में डच भी राज करके गए हैं, ठीक है। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां पे स्थापित किया था, कालीकट में किया था क्या, मसूलीपट्टनम में किया था, पुलिकट में किया था या सूरत में किया था, ठीक है। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित किया था, कालीकट में, मसूलीपट्टनम में या पुलिकट में या सूरत में। तो जो भी छात्र मसूलीपट्टनम लगा रहा है ध्यान दीजिएगा,
लीजिएगा, जो भी छात्र मसूलीपट्टनम लगा रहा है, यहां पर डचों ने अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी, ठीक है। और अब मसूलीपट्टनम की बात करें तो इसको बता दें आपको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। क्या भैया? मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। और ये कहां पर है भैया? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं भैया? आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं भैया कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। और जब भी बात होगी ध्यान देना आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के इसी मसूलीपट्टनम में, इसी मछलीपट्टनम में जो ब्रिटिश थे ना, ध्यान देना, जो ब्रिटिश थे ना, ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने अस्थायी कंपनी स्थापित की थी। अस्थायी कारखाना बोल सकते हो आप। अस्थायी कारखाना स्थापित किया था किसने? ब्रिटिश लोगों ने। तो डचों ने भी अपनी पहली कंपनी यहां बनाई थी और ब्रिटिश ने अस्थायी कारखाना यहां बनाया था और ब्रिटिश ने स्थायी कारखाना सूरत में बनाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली एग्जाम में आता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, ठीक है। तो जरा बताइए इसमें और देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला जो अध्यक्ष है वह किसको चुना था। तो जरा देखिए उत्तर क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो जो भी छात्र उत्तर लगा रहे हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखो आईएनसी को, इसी का ही नाम आईएनसी है इंग्लिश में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो हुई है सन 1885 में, ठीक है। कहां पे हुई है? तो भैया लगा देना कहां पे? मुंबई में हुई है। और आपको बता दें कितने लोगों के साथ में हुई है? तो 72 लोगों के साथ में हुई है। और जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उस समय उसके पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और पूछ ले कि भैया ए.ओ. ह्यूम, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करवाई किसने है? तो भैया ए.ओ. ह्यूम, ध्यान देना, ए.ओ. ह्यूम और क्या भैया? एनी बेसेंट। क्या भैया? एनी बेसेंट। ये दो लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कराई थी, ए.ओ. ह्यूम और एनी बेसेंट। कब कराई थी? 1885 में। कहां कराई थी? मुंबई में। कितने लोगों के साथ में? 72 लोगों के साथ में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हमारे क्या क्या प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। मैं बिल्कुल ये आशा कर पा रहा हूं और मुझे बिल्कुल ये उम्मीद है कि इन प्रश्नों से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है और जो छात्रों का कोर्स पूरा है, जो रिवीजन के तौर पे तैयारी कर रहे हैं, उनका भी अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और यदि अगर आपका रिवीजन अच्छा खासा हो रहा है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। अगर देखिए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को तो गांठ बांध लीजिए क्योंकि ये बहुत पूछता है। सबको पता है इसका उत्तर क्या है लेकिन फिर भी पूछता है, ठीक है। अरे माइक्रोफोन लगाना तो भूल ही गया, तार लगाना तो भूल ही गया, एक मिनट। चलिए लग गया माइक्रोफोन। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या मीरा कुमारी या विमला देवी, ठीक है। तो ये प्रश्न सबको आता है लेकिन फिर भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है क्योंकि प्रथम है। ध्यान देना, विश्व का प्रथम और भारत का प्रथम रट लीजिएगा, आता है एग्जाम में, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भैया? मीरा कुमार, ठीक है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। अब श्रीमती सुचेता कृपलानी की बात आ रही है ना, तो ये भारत की पहली मुख्यमंत्री है किसी भी राज्य की, भारत की पहली, ठीक है, सीएम किसी भी राज्य में अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है तो वो कौन है भाई? ठीक है, कौन है? सुचेता कृपलानी। और कहां की बनी है भैया? यूपी की बनी है, ठीक है, यूपी की बनी है। इसी प्रकार से भारत की पहली महिला गवर्नर, ठीक है, भारत की पहली महिला गवर्नर, तो ये कौन बनी है भाई? ये बनी हुई सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये कहां बनी है? सरोजिनी नायडू। नाम क्या है इनका? सरोजिनी नायडू। और कहां की गवर्नर बनी थी? यूपी की बनी थी भाई। तो यूपी जीके में फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष
कब मनाया जाता है? क्या 31 मई, 30 जून, 30 जुलाई या 30 मई? ठीक है, 31 जून, 30 जून, 30 मई या 30 जुलाई। ठीक है, तो आपको बता दें जो भी छात्र इसका 31 मई लगा रहा है बिल्कुल सही है। 31 मई जो भी इसका उत्तर लगा रहा है बिल्कुल सही है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और आपको बता दें जब भी तंबाकू की बात होगी तो ध्यान देना, भारत में ठीक है, ध्यान, आंध्र प्रदेश में, कहां पे भैया? आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन, क्या भैया? सबसे ज्यादा उत्पादन। ठीक है, अगर पूछ ले आपके एग्जाम में कि तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो वो होता है भैया कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और अगर आपसे पूछ ले कि तंबाकू हमारे भारत में लाया कौन, तंबाकू हमारे भारत में लाया कौन, तो वो क्या थे भैया? पुर्तगाली हमारे भारत में तंबाकू लेके आए थे। और अगर आपसे पूछ ले तंबाकू से रिलेटेड कंपनी कौन सी है, ठीक है, तंबाकू से रिलेटेड कंपनी कौन सी है, तो वो भैया ITC है। ठीक है, ITC ये एक बहुत बड़ी मूल्यवान कंपनी है। ITC भारत की कंपनी है और इसका क्या है भैया? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन टोबैको कंपनी। ठीक है, ध्यान देना, इंडियन टोबैको, ठीक है, टोबैको कंपनी। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है? ओडिशा में है, झारखंड में है, बिहार में है या राजस्थान में है? ठीक है, तो चलिए अपना उत्तर लगाइए। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का भंडार पाया जाता है? देखिए, हमारे भारत में जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उसका भी एग्जाम में आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक क्या भैया? ओडिशा। उत्तर क्या होगा? ओडिशा। ठीक है, ध्यान देना, भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ निकाला जाता है? ओडिशा में निकाला जाता है। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे यूरेनियम की। अगर भारत में यूरेनियम की बात हो तो भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है भैया? ललितपुर में। ठीक है, ध्यान देना, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर। ठीक है, अगर पूछ ले कि भैया तांबा कहाँ पाया जाता है तो ये पाया जाता है क्या भैया? ये पाया जाता है खेतड़ी राजस्थान में। ठीक है, ये पाया जाता है कहाँ पे? खेतड़ी राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, आए समझ में। और अगर आपसे पूछ ले कि एशिया की, ध्यान देना, पूछ ले कि एशिया की सबसे बड़ी कोयले की खदान, ठीक है, क्या भैया? कोयले की खदान, एशिया की सबसे बड़ी कोयले की जो खदान है वो कहाँ पर है? तो आपको बता दें हमारे भारत के कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। हमारे भारत के कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। क्या नाम है उसका? गेवरा कोयला की खदान। ठीक है, गेवरा कोयला की खदान, ये एशिया की सबसे बड़ी खदान है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? ठीक है, ये प्रश्न ज्योग्राफी का बहुत पूछा जाता है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे? अब ये जो ग्रीनविच बोल रहा है ना, तो ये ग्रीनविच संस्था कहाँ पे है? तो भैया ये लंदन में है। ये कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक है, और ये यहीं से क्या है? पूरे विश्व का मानक लिया गया है। ठीक है, समय मानक लिया, पूरे विश्व का समय मानक लिया गया है। और ये कहां पे है? इंग्लैंड के लंदन में है। और यहीं से ही ग्रीनविच रेखा जाती है, यहीं से ग्रीनविच रेखा जाती है। और इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि इस लंदन के ग्रीनविच माध्यम समय से हमारा भारत कितना आगे है? क्या 2 घंटे या 3 घंटे 45 मिनट या 7 घंटे 15 मिनट या 5 घंटे 30 मिनट? तो हमारा भारत 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी लंदन में अभी जो भी समय हो रहा होगा हम उससे 5.5 घंटा आगे है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे भारत में सुबह 5:30 बज रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे भारत में सुबह 5:30 बज रहा होगा तो लंदन में बज रहा होगा 12 बजे। लंदन में रात्रि के 12 बज रहे होंगे। अगर हमारे भारत में सुबह का 5:30 बज रहा होगा तो लंदन में कितने बज रहे होंगे? 12 बजे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता को निर्दिष्ट करता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 23। तो चलिए यहां पर अपना उत्तर लगाएं। संविधान के भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये जो मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, आपका जीके जीएस बड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद? तो सबसे पहले हम
क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा समता की बात आई है, समता की। तो ये क्या है भैया, ये एक प्रकार का क्या भैया, मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये क्या है भैया, एक प्रकार का मौलिक अधिकार। और हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है यह किस भाग में है, तो भैया ये भाग किस में है, 3 में है। और अनुच्छेद की बात करें कि कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ध्यान देना, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं, तो यूएसए से। मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। और इन्हीं मौलिक अधिकार भाग 3 में, ध्यान देना, इसी भाग 3 में, ध्यान देना, इसी भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है, समानता का अधिकार। क्या भैया, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार है। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है, समानता का अधिकार है। तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्रश्न आया था संविधान का, एक बार प्रश्न आया था कि समता के अधिकार में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, समता के अधिकार में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, और ऑप्शन था 3, 4, 5 या 6। तो देखिए अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, तो जरा गिनो, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कितने अनुच्छेद, 5 अनुच्छेद। तो उत्तर क्या होगा, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों को अमित्र घात की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए जरा बताइए, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घात की उपाधि दी थी, सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। ठीक है, जरा बताइए किसको जो है अमित्र घात की उपाधि दी गई थी। ये मौर्य साम्राज्य के समय का जो है प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात की उपाधि दी गई थी। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो इसने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी किया था। ध्यान देना, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना, ठीक है ध्यान देना, हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से शादी किया था। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे, बदले में 500 हाथी दिए थे। और आपको बता दें, सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य साम्राज्य में अपना एक दूत भेजा था। ठीक है, अपना एक दूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उस दूत का नाम था क्या भैया, मैगस्थनीज। और ये मैगस्थनीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आप कह सकते हो कि बहू हमारी अच्छे से रहे, यानी सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी वो अच्छे से रहे, इसीलिए सेल्यूकस निकेटर ने मायके पक्ष से एक साले को भेज दिया। यानी आप कह सकते हो कि जो मैगस्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, साला है, कि जाओ भैया दीदी का ख्याल रखना। ठीक है, आए समझ में। और इसको हमें क्यों याद रखना है, मैगस्थनीज को इसलिए याद रखना है क्योंकि इसने एक किताब की रचना की है जिसका नाम क्या है, इंडिका के रचना कौन है, मैगस्थनीज। और इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगता है, इंडिका से मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न जरा देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सिद्धांत को कहां से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना, ध्यान देना, बंधुत्व की भावना, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, आयरिश संविधान से या फ्रांसीसी संविधान से। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी उत्तर लगाइए। हमने अपने संविधान में बंधुत्व की भावना फ्रांस के संविधान से ली है। क्या भैया, फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है, जब भी आयरिश संविधान की बात होगी, आयरिश, तो आयरिश से हमने लिया है क्या भैया, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, नीति निदेशक तत्व लिया है, जो हमारे संविधान के कहां पर, भाग किसमें है, 4 में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची का प्रावधान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिखा है। और हमने क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, ध्यान देना, प्रस्तावना की भाषा लिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लाइट जा चुकी है और बिना लाइट के हमारा सिस्टम नहीं चलता। कोई बात नहीं, अभी आज 19-20 क्वेश्चन ही हुए हैं, फिर हम अपनी सीरीज में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।